करामती जहां भी वारिद होते उनकी लूट मार से हंसते मुस्कुराते शहर तवाइफुल मुलूकी का शिकार हो जाया करते और उनकी तबाही और बर्बादी के आसार सदियों तक बाकी रहे। लोदी खानदान के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी का बाप सबकदगीन हुक्मरान बना तो इस शहर पर वो हमलावर हुआ। यहाँ के लोधियों ने उसकी इताअत कबूल कर ली। इसके बाद फिर करामती अपने एक सरदार जलम बिन शाबान की सरकर्दगी में मुल्तान पर हमलावर हुए और वहाँ उन्होंने अपना इक़्तिदार कायम किया। यहाँ करामतियों और बातनियों का इक़्तिदार इस कदर बढ़ा और उनके जुल्म सितम में इस कदर इजाफा हुआ कि 1042 ईस्वी में आखिर सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान का रुख किया। बातनियों और करामतियों का उसने खूब कत्लेआम किया और इस शहर को उसने फतह कर लिया। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी के बाद यहाँ बातनियों और करामतियों का फिर जोर हो गया। बहरहाल अली मर्दान और गाजी बेग तो शहर पना के शिमाली दरवाजे से शहर में घुस गए, जबकि ऐबा और नासिरुद्दीन तमरान ने शहर के मशरक़ी हिस्से का रुख किया। एक सराय तलाश करने में उन्हें कोई दिक्कत पेश न आई। सराय के बाहर ही एक जगह नासिरुद्दीन तमरान ने अपने घोड़े को रोक दिया। उसकी तरफ देखते हुए ऐबा ने भी अपने घोड़े की बागें खींच ली। इस पर ऐबा को मुखातिब करते हुए नासिरुद्दीन तमरान कहने लगा, सुन मेरे नन्हे साथी, सराय सामने दिखाई दे रही है। इसमें दाखिल होने और क़याम करने से पहले हमें आपस में अपनी शनाख्त का मुकम्मल सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। देखो, सराय में दाखिल होने के बाद जब सराय का मालिक हमसे पूछे कि हम कहाँ से आए हैं तो हमें पहले से तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या जवाब देना चाहिए। मेरे नन्हे भाई, मैं जानता हूँ तुम अक्लमंद हो, सियाने हो, अरबो ज़रब के हुनर में भी ताक हो। पहले तुम कहो कि हमें क्या करना चाहिए। जवाब में ऐबा ने अपने माथे पर हाथ रखकर कुछ देर तक सोचा, फिर नासिरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम भाई, मैं समझता हूँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी हमसे पूछे कि हम कहाँ से आए हैं, साफ साफ बता देना चाहिए कि हम मगरिब से आए हैं। बल्कि हम ये कह दें कि हम गजनी के रहने वाले हैं, गजनी से ही आए हैं और मुख्तलिफ शहरों के तारीखी मकामात देखने के लिए निकले हैं। बुनियादी तौर पर हम सियाह हैं। अगर कोई मजीद सवाल करे तो तमरान मेरे भाई, हम ये कह सकते हैं कि हम ऐबा को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसकी बात काटते हुए नासिरुद्दीन तमरान बोल पड़ा, मेरे सियाह भाई, पहले मेरी बात सुनो। ये कहने में हरज तो कोई नहीं है कि हम सियाह हैं, इससे बहुत सी बातें छुप जाएंगी। अगर कोई हमसे सवाल करे कि अगर तुम सियाह हो तो कौन कौन सा शहर देख कर आए हो। नासिरुद्दीन तमरान के खामोश होने पर ऐबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ना ये सवाल मुश्किल है और ना इसका जवाब नामुमकिन है। अगर कोई हमसे पूछता है कि हमने सियाही में क्या कुछ देखा है तो हम साफ कहेंगे, हम गजनी से सीधे इधर आए हैं। पहले मुल्तान और उच्च शहर देखेंगे, इसके बाद वापस जाएंगे। और हमने सुना है कि दरियाए चनाब के किनारे बड़ी तारीखी अहमियत का शहर सौदरा है, उसे भी देखेंगे। इसके बाद वापस अपने इलाके की तरफ चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा कहने में ना कोई कबाहत है, ना हमसे मजीद कोई सवाल करेगा। अगर हम ये कह दें कि हम फलां फलां शहर देख कर आए हैं तो तमरान मेरे भाई, अगर हमसे पूछने वाले ने वो शहर देखे हुए हों और उन शहरों से मुताल्लिक हमसे किसी ने कोई सवाल दाग दिया तो याद रखना ऐसे धर लिए जाएंगे कि जिंदगी भर जान नहीं छूटेगी और मेरे ख्याल में बाकी जिंदगी मेरी तेरी जिंदान में ही गुजर जाएगी। ऐबा की इस गुफ्तगू के जवाब में नासिरुद्दीन तमरान ने एक कहकहा लगाया, फिर कहने लगा, ऐबा, तुम्हारी बातें बड़ी कीमती होती हैं। जहाँ तुम एक बेनज़ीर तीरंदाज, एक लाजवाब तेगज़न हो, वहाँ मेरे नन्हे भाई तुम अक्लमंद भी हो। तुम्हारी तजवीज़ को मैं पसंद करता हूँ। जो कुछ तुमने कहा है ऐसा ही कहेंगे। अब आओ, नडर और बेधड़क होकर सराय में दाखिल होते हैं। नासिरुद्दीन तमरान के इन अल्फाज से ऐबा हंस दिया। फिर दोनों खुश खुश सराय में दाखिल हुए। पहले सराय के मालिक के पास आए, उसे बताया कि वो सियाह हैं, गजनी से आए हैं, मुल्तान और उच्च देखना चाहते हैं। उनके इस इंकशाफ पर सराय का मालिक बड़ा खुश हुआ। अपने मुलाजिम को बुलाकर उनके घोड़ों से सामान उतरवा कर घोड़ों को अस्तबल की तरफ भिजवा दिया। उन दोनों को रिहाइश के लिए कमरा दिया और दोनों अपना सामान उठाकर उस कमरे में मुंतकिल हो गए। चंद हफ्तों तक उन्होंने इसी सराय में क़याम किए रखा। मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवा में घूमते रहे, हालात का जायजा लेते रहे। जो कोई भी पूछता और वो सियाह बताते तो लोग उनकी तरफ से मुतमईन हो जाते। इसी दौरान उन दोनों का अली मर्दान और गाजी बेग से भी बराबर राबिता रहा। मुल्तान शहर और गिरदो नवा का जायजा लेने के बाद दोनों ने आखिर उच्च शहर का रुख किया, इसलिए कि गाजी खान और अली मर्दान ने उन्हें बताया था कि उच्च शहर में जो हिंदुओं का त्यौहार मुनक्किद होता है उसके मुनक्किद होने में चंद दिन ही रह गए हैं। ऐबा को चूंकि इस त्यौहार में नहरवाला के राजा की राजकुमारी से तीरंदाजी का मुकाबला करना था, लिहाजा नासिरुद्दीन तमरान और ऐबा दोनों ने मुल्तान से निकलकर उच्च का रुख किया। जिस दिन वो उच्च शहर की तरफ रवाना हुए, उन दोनों से सलाह मशवरा करने के बाद उससे अगले रोज अली मर्दान और गाजी बेग भी मुल्तान से उच्च का रुख कर गए थे। उच्च एक कदीम और पुराना तारीखी शहर है। बहावलपुर से जुनूब मगरिब की तरफ 38 मील के फासले पर पंजनद के संगम पर वाक़ है। इसका नाम गालिबन कस्बे के ऊंचा होने यानी बुलंदी की वजह से पड़ा था।
ایک روایت کے مطابق یہاں قدیم ہندوؤں کی دیوی اوشا کا مندر تھا، اور دوسری روایت کے مطابق راجہ ہود کے ایک والی چچ نے یہاں ایک تالاب کھدوایا تھا۔ اس کی مٹی سے جو ٹیلا تیار ہوا تھا اس پر بسنے والے شہر کا نام اچ پڑا۔ مسلمانوں کی روایت کے مطابق ایک شخص جلال الدین شیر شاہ ترکستان سے یہاں آئے۔ انہوں نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس شہر کا نام اچ یعنی بلند رکھا۔ مشہور مسلمان مورخ ابن بطوطہ اچ شہر سے متعلق کہتا ہے کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ بازار عمدہ اور عمارتیں خوبصورت ہیں۔ اس کا یہ کہنا مبالغہ آمیز نہیں۔ آج بھی یہاں کی آب و ہوا صحت مند ہے، البتہ پرانا شہر ہونے کی وجہ سے مندروں اور مزاروں اور مقبروں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کی سابقہ عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ موجودہ شہر 3 حصوں پر مشتمل ہے: اچ بخاری، اچ گیلانی اور اچ مغلاں۔ شہر سڑک کے ذریعے ملک کے دیگر شہروں سے ملا ہوا ہے۔ قریب ترین ریلوے اسٹیشن احمد پور شرقیہ ہے جو یہاں سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ محمد بن قاسم کے وقت یہ شہر سیاسی اور معاشی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی بے مثال تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے سے یہاں اسلامی علوم کی آمد ہوئی اور مولانا صفی الدین گازروئی کی زیر ادارت ایک اسلامی درسگاہ اچ میں قائم کی گئی۔ رفتہ رفتہ اچ کا علمی مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ پورے بر صغیر میں اس سے بہتر کوئی شہر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ منگولوں کے حملوں کے دور میں علماء و فضلاء میں سے اکثر نے اچ کا رخ کیا اور یہاں سکونت اختیار کر لی۔ اگرچہ منگولوں نے شہر کو کئی بار تباہ و برباد اور تاراج کیا مگر اس کی اہمیت و حیثیت پر کوئی فرق نہ آیا۔ 1398 عیسوی میں جب تیمور لنگ نے دہلی پر حملہ کیا تو وہ اچ ہی کے راستے دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہمایوں کے عہد میں یہ شہر دہلی کے ماتحت آ گیا تھا۔ مغلیہ عہد کے اواخر خصوصاً اورنگزیب کے بعد اس شہر کی اہمیت و تجارت اور آبادی میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد بہرحال عباسیوں نے اس شہر کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس شہر نے پورے ہندوستان کو علمی لحاظ سے فیض عطا کیا۔ اس لحاظ سے یہ شہر قدیم اور پرانے دور سے ہی مشہور اور معروف شمار کیا جاتا ہے۔ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں اچ شہر میں داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، اس کے بعد شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ہندوؤں کی اوشا دیوی کا مندر بھی دیکھا، جہاں دیوی کے مندر کے قریب ہی باہر کی جانب کھلا میدان تھا جہاں ہندوؤں کا تہوار منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میدان کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ جس روز وہ دونوں اچ شہر میں پہنچے اس سے اگلے روز علی مردان اور غازی بیگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں ناصر الدین تمران اور ایبا سے رابطہ قائم کر لیا۔ چونکہ ہندوؤں کا جو تہوار وہاں منعقد کیا جاتا تھا اس کے انعقاد کے دن قریب آ گئے تھے، لہٰذا ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں سرائے میں قیام کر کے اس تہوار کا انتظار کرنے لگے۔ اچ شہر میں جس روز اوشا دیوی کا تہوار شروع ہونا تھا اس سے ایک روز پہلے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ راجہ بھیم دیو کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب انتہائی خوبصورت 2 گھوڑوں سے کھینچے جانے والی بگیوں میں سوار تھے، باقی لشکری گھوڑوں پر تھے۔ جس کھلے میدان کے اندر اوشا دیوی کا وہ تہوار منایا جاتا تھا اس کھلے میدان کے اندر راجہ بھیم دیو کا وہ قافلہ آن رکا۔ جس روز بھیم دیو کا قافلہ وہاں پہنچا اسے دیکھنے کے لیے جہاں شہر کے لوگ اس میدان کی طرف امڑے تھے وہاں ناصر الدین تمران، ایبا، غازی بیگ اور علی مردان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر اپنے قریب کھڑے ایبا اور ناصر الدین تمران کو مخاطب کر کے علی مردان کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بھیم دیو کی راجکماری دکھاتا ہوں۔ وہ جو سامنے خوبصورت بگھی آن کر رکی ہے اس کے اندر بھیم دیو کے اہل خانہ ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے سال بھی یہی بگھی انہیں لے کر آئی تھی۔ باقی بگھیوں میں بھیم دیو کے دوسرے عزیز و اقارب ہوں گے۔ اس موقع پر ناصر الدین تمران اور ایبا نے بڑے پرشوق انداز میں علی مردان کی طرف دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہو لیے اور جس بگھی کی طرف علی مردان نے اشارہ کیا تھا اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے اور وہاں بہت سے لوگ بھی کھڑے تھے۔ ان کے اندر یہ چاروں بھی جا رکے۔ جب بگھی کے پردے ہٹائے گئے تو سب سے پہلے بگھی کے اندر سے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا اور راج کمار رام دیو نیچے اترتے۔ اس کے بعد نہر والا کی رانی راج کمل اتری اور اس کے پیچھے پیچھے راجہ بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی اتری تھی۔ جب راجکماری بگھی سے اتر کھڑی ہوئی تب ایبا نے دیکھا وہ نغموں کے سحر سے مسحور عنبرین سحر کے فسانہ نور جیسی خوبصورت، چاندنی راتوں میں مسکراتے گلابوں کی سی پرکشش، خیالوں کی حسین وادی میں خوشبو بھرے حروف راز جیسی حسین اور زمزموں کی ساحری میں قمقموں کی روح فشانی اور طرب خیز طلسم جیسی سندر تھی۔ ایبا نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے خمار بھرے اتیوں میں مستی پر اترا ہوا کوئی قافلہ نور، اس کی آنکھیں جیسے فطرت کی شوخیوں میں اجالوں کے زمزمے
उसके सुलगते लबो रुखसार जैसे महकते गुलाबों के अंदर दहकती आग। ऐबा ने बड़े गौर से उसका जायजा लिया। उसके बिलोरी बाजू, उसकी अंबर जुल्फों के जाल, उसकी दहकती आग से गाल, उसका आतिशी चेहरा, उसके बंद कलियों के फशार, होंठों का सुरूर उसे एक कयामत बनाए हुए था। उसकी खूबसूरती और उसके हुस्न से लगता था जैसे वो लड़की फितरत के दुस्तूरे कोहन में सदफ सदफ में गुहर, नफस नफस में खुशबू, नजर नजर में किरने होने के लिए पैदा की गई हो। अपनी जात में वो हुस्न का सैलाब और खूबसूरती की एक मौजे बेताब थी। इस मौके पर अली मर्दान ने ऐबा को मुखातिब किया। ऐबा मेरे भाई, देखा राजकुमारी को? फिर वो अपना मुंह ऐबा के कान के करीब ले गया और सरगोशी में कहने लगा, क्या तुम इसका मुकाबला कर सकोगे? क्या तुम इसकी नजरों के तीरों और इसके हुस्न की बर्छियों का मुकाबला कर सकोगे? अली मर्दान के इस अल्फाज पर ऐबा मुस्कुराया, फिर एकदम संजीदा हो गया और कहने लगा, अली मर्दान, इसकी ऐसी की तैसी, खुदावंद कुद्दूस की कसम, जब मैदान में उतरेगी तो मैं इसके हुस्न की सारी क़यामत खेजियां, इसकी खूबसूरती के सारे तलिस्म को धो के रख दूंगा। जरा मुकाबले का वक्त तो आने दो, फिर देख मैं क्या रंग दिखाता हूँ। अली मर्दान, ये तो अपने कानों की बाली में निशाना बांध कर तीर पैवस्त करती है। अगर ये दीवार के साए में खड़ी होगी तो मैं इसके कानों के अंदर जो सुराख हैं उन्हें भी हदफ बनाकर बेखता तीरंदाजी करने का हुनर और फन जानता हूँ। अब मुझे मुकाबले का मैदान लगने का बड़ी बेचैनी से इंतजार रहेगा। ऐबा, नासिरुद्दीन तमरान, अली मर्दान और गाजी बेग कुछ देर तक वहां खड़े होकर सूरत हाल का जायजा लेते रहे। फिर जब वो वहां से हटने लगे तब एकदम अली मर्दान रुक गया। उसकी तरफ देखते हुए गाजी बेग, नासिरुद्दीन तमरान और ऐबा रुक गए। फिर मुस्कुराते हुए अली मर्दान ने उच्च शहर की तरफ देखा और कहने लगा, उधर देखो। गाजी बेग, नासिरुद्दीन तमरान और ऐबा ने जब उधर देखा तो कुछ बग्गियां एक जुलूस की सूरत में उस खुले मैदान की तरफ आ रही थीं और बग्गियों के साथ काफी मुसल्ला जवान दाएं बाएं आगे पीछे थे। कुछ देर वो चारों उन बग्गियों को देखते रहे। इस मौके पर ऐबा ने अली मर्दान को मुखातिब किया, अली मर्दान मेरे बुजुर्ग, क्या आप बताएंगे कि इस मैदान की तरफ आने वाला ये नया काफिला किसका है? क्या ये किसी और राजा का कारवान है? जवाब में अली मर्दान मुस्कुराया और कहने लगा, ऐबा मेरे बेटे, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। ये जो काफिला आ रहा है ये उच के राजा का है। मेरे ख्याल में उच का राजा अपने अहले खाना के साथ नहरवाला के राजा का इस्तकबाल करने के लिए आया है। जब वो करीब आए तो अली मर्दान मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये जो सबसे आगे आगे सफेद रंग के बेहतरीन घोड़े पर सवार है ये उच के राजा का सिपा सालारे आला बालक राम है। पीछे जो बग्गी सबसे खूबसूरत है इसमें मेरे ख्याल से इसके राजा के अहले खाना होंगे या राजा खुद भी होगा। इस पर नासिरुद्दीन तमरान ने अली मर्दान को मुखातिब किया, उच के राजा का क्या नाम है? अली मर्दान ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, नाम तो उसका कुछ और ही है, लेकिन ज्यादातर इसे दिलपत राय ही कहते हैं। इसका एक बेटा देवदास है। इसकी एक ही बेटी है जो इसकी राजकुमारी है। नाम उसका सोनकरण है। इसकी जो रानी है उसे चंपानीर कहकर मुखातिब करते हैं। इसका नाम भी कुछ और है, बड़ा मुश्किल सा है। इतनी देर तक वो बग्गियां करीब आ गईं। इन बग्गियों को देखते हुए नहरवाला का राजा भीमदेव, उसकी राजकुमारी कुमार देवी, रानी राजकमल और बेटा रामदेव भी एक जगह खड़े होकर उन बग्गियों की आमद का इंतजार करने लगे थे। फिर उनके करीब आकर सबसे पहली बग्गी रुकी। बग्गी के अंदर से पहले उच का राजा दिलपत राय उतरा। इसके बाद उसकी रानी चंपानीर, बाद में राजकुमारी सोनकरण बग्गी से बाहर निकली और सब राजा भीमदेव, उसकी रानी राजकमल, राजकुमारी कुमार देवी और उसके भाई रामदेव से मिलने लगे। उन्होंने देखा उनके राजा की रानी चंपानीर तो ढली हुई उम्र की खातून थी, लेकिन राजकुमारी इंतहा दर्जे की खूबसूरत और नौजवान थी। बहरहाल वो सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खुशियों भरे कहकहे लगाते खैमों की तरफ चले गए जो नहरवाला के राजा भीमदेव ने उस मैदान के अंदर नस्ब करवाए थे। अली मर्दान, गाजी बेग, नासिरुद्दीन तमरान और ऐबा कुछ देर वहां खड़े होकर हालात का जायजा लेते रहे। इसके बाद वो वहां से पलटे और सराय की तरफ चले गए। चंद रोज तक उच में मनाया जाने वाला उषा देवी का वो त्यौहार अपने जोरों पर रहा। आसपास के इलाकों से आए हुए हिंदू भी इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। उच शहर के अंदर उषा देवी के मंदिर के अतराफ में एक तरह की गहमा गहमी देखने को मिलती थी। इस त्यौहार का जो आखिरी दिन था उस दिन से एक रोज पहले नहरवाला के राजा भीमदेव की राजकुमारी की तेगजनी और तीरंदाजी के मुकाबले का ऐलान किया गया। मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा पिंडाल तरतीब दे दिया गया था। बेशुमार लोग गोल दायरे की शक्ल में जमा हो गए थे। वहां भी भीमदेव के सिपा सालार ने ऐलान किया कि मुकाबले के दौरान जो भी नौजवान राजकुमारी कुमार देवी को तीरंदाजी में शिकस्त देगा या अपने आप को उसके बराबर ले आएगा, राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दे दिया जाएगा। साथ ही लोगों को राजकुमारी के साथ तेगजनी करने की भी दावत दी गई थी। इस ऐलान के बाद राजा भीमदेव के कहने पर उसकी राजकुमारी कुमार देवी पंडाल के अंदर उतरी। वो मर्दाना जंगी लिबास पहने हुए थी। उसके सर पर चमकता हुआ चांदी का खुद था। बाजों शानों पर जोशन थे।
नाजुक कमर पर चमड़े की पेटी थी जिसमें उसकी तलवार लटक रही थी। पीठ पर ढाल बंधी थी। मैदान के वस्त में आकर उसने अपनी तलवार बेनियाम की। पीठ पर बंधी हुई तलवार उसने बाएं हाथ में थाम ली। इस मौके पर अली मर्दान, गाजी बेग, नासिरुद्दीन तमरान और ऐबा भी वहां खड़े थे। इस मौके पर ऐबा ने अली मर्दान को मुखातिब किया। ये भीमदेव की राजकुमारी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ने लग गई? पहले तो हमने सुना था कि ये सिर्फ तीरंदाजी के मुकाबले की दावत देती है, आज तो ये तेगजनी के मुकाबले को भी ललकारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो इसके साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं उतरा तो ये 16 साल के कम उम्र लड़कों के लिए बड़ी बेगैरती का मामला है। बहरहाल मैं तो आया ही इसके मुकाबले के लिए हूँ। मैं तो इसे मुकाबला किए बगैर नहीं जाने दूंगा। मैंने तो जाती तौर पर इसके साथ तीरंदाजी का मुकाबला करने का तहिया किया हुआ था, लेकिन इस बीबी को तेगजनी में भी हर हालत में नीचा दिखाऊंगा। यहाँ तक कहते कहते ऐबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि राजकुमारी कुमार देवी ने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की। फिर तलवार उसने फजा में बुलंद की। बायां हाथ जिसमें उसने ढाल पकड़ रखी थी उसे भी उसने बुलंद किया। फिर मुकाबले के लिए ललकारने लगी। ऐन उसी लम्हे जस्त लगाने के अंदाज में ऐबा मैदान में उतरा। राजकुमारी कुमार देवी के सामने आया और उसे ललकारते हुए कहने लगा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ न सिर्फ तेगजनी का मुकाबला करूंगा बल्कि यकीन दिलाता हूँ कि आज मैं तुम्हें तीरंदाजी के फन में भी नीचा दिखाकर रहूंगा। राजकुमारी कुमार देवी थोड़ी देर तक उसे बड़े गौर से देखती रही। फिर उसके खूबसूरत और हसीन लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। तंजिया से अंदाज में पूछने लगी, तलवार पकड़ना जानते हो? उसी के अंदाज में मुखातिब करते हुए ऐबा कहने लगा, बीबी, पकड़ने वकड़ने की बात बाद में करेंगे, पहले मुकाबला तो शुरू होने दो। इस पर राजकुमारी कहने लगी, अभी मैदान में हमारा सिपा सालार उतरेगा। तेरे मेरे मुकाबले का एहतमाम वही करेगा, वही मुकाबला शुरू कराएगा और मुनसिब भी वही होगा। यहाँ तक कहते कहते राजकुमारी को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि भीमदेव के राजा का सिपा सालार मैदान में उतरा। तेज तेज चलता हुआ ऐबा के पास आया और कहने लगा, नौजवान, तुम मुकाबले पर उतरे हो। मैं तुम्हारी इस शजाअत की दाद देता हूँ, पर देख, ना तुम्हारे सर पर खुद है, ना तुम्हारे पास ढाल है, ना तुमने कोई ढंग का जंगी लिबास पहना हुआ है। एक तलवार ही तलवार लिए हुए हो और यही लेकर तुम राजकुमारी से मुकाबले पर उतर आए हो। इस तरह तो तुम चंद लम्हे भी राजकुमारी के सामने टिक नहीं सकोगे। देखो, इस मुकाबले की पहली शर्त यही होती है कि मुकाबले के दौरान किसी को जख्मी नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद कम से कम ढाल तो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, तुम्हारे सर पर खुद भी होना चाहिए था। सिपा सालार जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए ऐबा कहने लगा, मेरे मोहतरम, ढाल भी मेरे पास है और खुद भी है। ना मैं अनाड़ी हूँ, ना खामकार तलवार के फन से आगा हूँ। कोई मर्द मेरे मुकाबले पर आता तो खुद भी पहनता, ढाल भी लेकर आता, पर इस जैसी नाजुक लड़की के साथ मुकाबला करते हुए क्या मैं अपने सर पर खुद रखता और हाथ में ढाल पकड़ता हुआ अच्छा लगता हूँ? ऐबा की इस गुफ्तगू को राजकुमारी कुमार देवी ने नापसंदीदगी की निगाह से देखा। इस मौके पर ऐबा को मुखातिब करते हुए वो कुछ कहना ही चाहती थी कि इससे पहले ही वो उसका सिपा सालार बोल पड़ा, नौजवान, जिस दलेरी और शुजाअत का तुम इजहार कर रहे हो इसके लिए दाद देने को दिल चाहता है, लेकिन मैं डरता हूँ इस वक्त से जब तुम्हारा मुकाबला राजकुमारी से होगा और राजकुमारी तुम्हें तेगजनी के मुकाबले में आगे आगे पूरे मैदान का चक्कर लगाकर शिकस्त और हजीमत को तुम्हारा हकदार बना देगी। फिर तुम्हें तुम्हारी ढाल और सर पर रखा जाने वाला खुद बहुत ही याद आएगा। ऐबा ने फिर उसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज, मैं पछताने वाला नहीं हूँ। पछतावे का कोई इम्कान होता तो खुद भी सर पर रखता, ढाल भी लेकर आता। ये तो वक्त फैसला करेगा कि मैं ढाल और खुद की जरूरत महसूस करता हूँ या तुम्हारी ये राजकुमारी महसूस करती है कि मेरे साथ मुकाबला करने के लिए, इसकी मदद के लिए भी किसी को साथ आना चाहिए था। देखो, बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। लोग बड़ी बेचैनी से हमारी तरफ देख रहे हैं। मुकाबले की इब्तदा होनी चाहिए ताकि पता चले कि जेर कौन रहता है और जबर कौन। इस मौके पर कुमार देवी ने अपने सिपा सालार की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये लड़का ठीक कहता है, मुकाबला शुरू करने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। लोग बड़ी बेचैनी से मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मेरे मुकाबले में ढाल नहीं रखना चाहता, सर पर खुद रखने का इरादा नहीं रखता और मेरे हाथों अपने मुकद्दर पर शिकस्त की कालक ही लगाना चाहता है तो चलो यूं ही सही। वैसे एक बात है, तेगजनी के मुकाबले के साथ साथ ये मुझे तीरंदाजी के मुकाबले की दावत दे चुका है। इसके साथ तीरंदाजी का मुकाबला भी खूब रहेगा। ऐसा कहते कहते कुमार देवी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसी लम्हे उच्च के राजा का सिपा सालार बालक राम तकरीबन भागता हुआ मैदान में उतरा और वो अपने हाथों में एक खुद ढाल, जोशन और कंधों पर चढ़ाए जाने वाले आहनी खौल उठाए हुए था। करीब आकर वो रुका, फिर भीमदेव के सिपा सालार को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में मुकाबला शुरू होने में ताखीर हो रही है। इसकी वजह राजा भीमदेव और राजा दिलपत राय ये समझ रहे हैं कि मुकाबले पर उतरने वाले इस लड़के के पास ढाल है, न खुद, न जोशन, न शानों पर चढ़ाने के खौल। इसलिए ये चीजें उसके लिए भेजी गई हैं ताकि राजकुमारी के साथ मुकाबला कर सके।
دونوں راجا کہہ رہے تھے کہ شاید مقابلے پر اترنے والا کوئی مفلس نوجوان ہے